नमस्कार। हम दुर्कहेम के सम विभाजन का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत दुर्कहेम ने जो एकता के प्रकार बताए उसका अध्ययन कर रहे थे। हमने यांत्रिक एकता के बारे में बता दिया, उसके बाद सावयवी एकता के बारे में बता दिया। अब हम ये देखते हैं कि यांत्रिक एकता और जो सावयवी एकता है उनमें अंतर क्या है। क्योंकि हमने यांत्रिक एकता के बारे में इस तरह रूप से जानकारी ले ली है कि यांत्रिक एकता छोटे समाजों में पाए जाते हैं, सरल समाजों में पाए जाते हैं, उन समाजों में पाए जाते हैं जिनमें कि श्रम विभाजन बहुत कम होता है, जिसमें कि समरूपता पाई जाती है। जाना सावयवी एकता वाले समाजों के बारे में जाना कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो आवश्यकताएं बढ़ जाती है, उनको पूरा करने के लिए श्रम विभाजन होता है। तो जिन समाजों में जनसंख्या ज़्यादा होती है, जिनमें एकरूपता कम पाई जाती है, जिनमें श्रम विभाजन ज़्यादा होता है, जिनमें प्रतिकारी कानून व्यवस्था पाई जाती है, तो इस प्रकार की यांत्रिक एकता वाले समाज पाए जाते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि इन दोनों में यांत्रिक एकता और सावयवी एकता है, उन दोनों में क्या अंतर पाए जाते हैं, अर्थात इन दोनों में क्या क्या भिन्नताएं होती है। तो क्रम से देखते हैं। जैसे पहला बिंदु अंतर का देखें तो दोनों में श्रम विभाजन के आधार पर अंतर पाया जाता है। यांत्रिक एकता वाले समाज होते हैं उनमें श्रम विभाजन का अभाव होता है, उसमें श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है, या पाया जाता है तो बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। जबकि हम सावयवी एकता वाले समाज में देखें तो सावयवी एकता वाले समाजों में श्रम विभाजन पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है, अर्थात समय के साथ साथ इनमें श्रम विभाजन बढ़ता जाता है। दूसरा अंतर विशेषीकरण के आधार पर देखें तो विशेषीकरण के आधार पर दोनों में अंतर पाया जाता है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में विशेषीकरण का अभाव होता है। हमने बताया था कि वहाँ श्रम विभाजन नहीं होता, तो यांत्रिक एकता वाले समाजों में विशेषीकरण भी नहीं पाया जाता है या बहुत कम पाया जाता है। जबकि सावयवी एकता वाले समाजों में विशेषीकरण अधिक पाया जाता है, क्योंकि वहाँ श्रम विभाजन ज़्यादा होता है, तो इसलिए विशेषीकरण भी ज़्यादा होता है। अब पारस्परिक निर्भरता के आधार पर देखें कि दोनों में क्या अंतर पाए जाते हैं। पारस्परिक निर्भरता के आधार पर देखें तो यांत्रिक एकता वाले समाजों में व्यक्ति है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में के संबंध में आत्मनिर्भर होते हैं। यांत्रिक एकता वाले समाज है, इन लोगों की आवश्यकताएं बहुत कम होती है और इन आवश्यकताओं को वे लोग आसानी से पूरा कर लेते हैं, अर्थात वो आत्मनिर्भर पाए जाते हैं। जबकि सावयवी एकता वाले समाजों में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि सावयवी एकता वाले समाज उनकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होती है और उनमें श्रम विभाजन ज़्यादा होता है, इसलिए वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एकता का प्रकार देखें तो एकता के प्रकार के आधार पर भी दोनों में अंतर पाया जाता है। तो यांत्रिक एकता वाले समाज है उनमें एकता का जो आधार है वह एकता का आधार समरूपता है। एकता का आधार कौन सा है? समरूपता है। उनमें एकरूपता पाई जाती है, एक जैसे होते हैं। जबकि यहाँ सावयवी एकता वाले समाज है उसमें समरूपता कम पाई जाती है, एकरूपता नहीं पाई जाती है, उसमें विशेषीकरण होता है ना। अर्थात परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण वो सहयोग की प्रवृत्ति में पाई जाती है। कानून के आधार पर देखें तो कानून के आधार पर भी अंतर पाया जाता है। यदि यांत्रिक एकता वाले समाज है उनमें दमनकारी कानून पाया जाता है, दमनकारी कानून का प्रचलन होता है। जबकि सावयवी एकता वाले समाज है उसमें प्रतिकारी कानून का प्रचलन होता है। तो कानून के आधार पर भी दोनों में अंतर पाया जाता है। और व्यक्ति का समाज के साथ कैसा संबंध है उसके आधार पर देखें तो भी अंतर पाया जाता है। जैसे यांत्रिक एकता वाले समाज है उनमें व्यक्ति का समाज के साथ सीधा संबंध होता है ना। अपने समाज के उद्देश्यों, मूल्यों, चेतना, विचारधारा, इससे व्यक्ति का सीधा और प्रत्यक्ष संबंध व्यक्ति का होता है। व्यक्ति अपनी क्रियाओं में समाज का ध्यान रखता है, क्योंकि समाज के हित वो सर्वोपरि होते हैं। जबकि सावयवी एकता वाले समाजों में व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंध है वो प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। सदृश्यता के आधार पर देखें, सदृश्यता के आधार पर ये देखें तो ये पता चलता है यांत्रिक एकता वाले जो समाज है वो असावयवी है या वस्तु के जैसा वो होते हैं। जबकि सावयवी एकता वाले समाज है वो सावयव के जैसे होते हैं, अर्थात जीवों के समान होता है। अर्थात जीवों में जिस प्रकार की एकता पाई जाती है
विभिन्न अंगों में जिस प्रकार का परस्पर निर्भरता पाई जाती है, सामंजस्य पाई जाती है, उस प्रकार की सामंजस्य वो एकता से सादृश्यता सादगी एकता वाले समाज में पाई जाती है। अपराध की दृष्टि से देखें तो भी दोनों में अंतर पाया जाता है। यांत्रिक एकता और सामूहिक एकता वाले समाज में अंतर जो अपराध का स्वरूप है, अपराध कितना हो रहा है, या अपराधों की संख्या है, उसके आधार पर भी अंतर मिलता है। यांत्रिक एकता वाले जो समाज है उनमें अपराधों के प्रकार ज्यादा होते हैं। व्यक्ति के समाज सम्मत आचरण से मामूली अलगाव भी हो गया तो उसे अपराध मान लिया जाता है। इनमें अपराधों की संख्या ज्यादा होती है। सामूहिक एकता वाले समाजों में छोटी मोटी भूल पर तो ध्यान नहीं दिया जाता है और धार्मिक अपराध तो लगभग बहुत कम होते हैं। तो इन सामूहिक एकता वाले समाजों में अपराधों का जो स्वरूप है वो यांत्रिक एकता वाले अपराधों के स्वरूप से बिल्कुल भिन्न होता है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में अपराध और समाज विरोधी माना जाता है, जबकि सामूहिक एकता वाले समाजों में अपराध है वो व्यक्ति विरोधी माना जाता है। धर्म के आधार पर देखें तो धर्म के आधार पर भी दोनों में अंतर पाया जाता है। धर्म के आधार पर कैसे कि यांत्रिक एकता वाले समाज है उनमें सामूहिक प्रधान होता है, उसमें वो समाज है वो धर्म प्रधान होते हैं, है ना। समाज और व्यक्ति की सभी बातों का निर्देशन संचालन कौन करता है, वहाँ पर धर्म करता है। धर्म ही उनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सब क्रिया को निर्धारित करता है, उनको संचालित करता है। जबकि सामूहिक एकता वालों में ऐसा नहीं है। सामूहिक एकता वाले समाज है उनमें धर्म का प्रभाव है वो कम हो जाता है। इसका स्थान वो दूसरी संस्थाएं ले लेती है। दूसरी समितियां विभिन्न कार्यों करने के लिए जो समितियां बनाई गई, संस्थाएं बनाई गई, धर्म का स्थान वो समितियां और संस्थाएं ले लेती है। समाज के प्रकार के आधार पर भी दोनों में अंतर पाया जाता है। जैसे यांत्रिकता वाले समाज के जो उदाहरण समाजों के जो प्रकार बताए थे उसमें भी बताए हैं दुर्किम ने। तो यांत्रिकता वाले समाज है वो आदिम समाज है, जो सरल समाज है, जो जनजाति हैं, जो गिरिजन हैं, जो पहाड़ों पे रहती है, जो कबीले हैं, वो समाज वो यांत्रिक एकता वाले समाजों में आते हैं। जबकि जो आधुनिक है ना, जो नगरीय समाज है, महानगरीय समाज है, वो आते हैं सामूहिक एकता वाले समाज में। तो आज हमारा दुर्खिम का जो श्रम विभाजन का सिद्धांत था, जिसमें श्रम विभाजन का अर्थ बताया था, श्रम विभाजन के कारण बताए थे, उसके प्रकार बताए थे, उसके परिणाम बताए थे, फिर दो कानूनों के दो प्रकार बताए थे और कानूनों के दो प्रकार के बाद एकता के दो प्रकार बताए थे, सामूहिक एकता, यांत्रिक एकता, ये सारे हमने इसमें करा दिए हैं। तो आज का अपना ये टॉपिक पूरा हो गया है। धन्यवाद।